सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एजुकेशन सेवा को एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के रूप में अब ये जाना जाने लगा है। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सेवा ग्रुप नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड का इतिहास में आदि ऐतिहासिक काल को हम जानेंगे। पिछले सेशन में हमने प्रागैतिहासिक काल में महत्वपूर्ण स्थल या जो क्षेत्र या ग्राम थे, गिलकिमनी गांव, डाकूडियार हो गया आपका, मराठी गांव हो गया आपका, लोईथाप हो गया, बरसीमा हो गया, फागंडी हो गया, सब चीजों की जानकारी आपको बेहतर रूप से जो दे दी गई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में आप लोगों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो जितने भी कंटेंट बिल्कुल नए हैं, मैं चाहता हूँ कि शुरू से जितनी भी हमारी वीडियोज हैं बहुत अच्छे से देखें और इसका रिविजन करें। डेफिनेटली मैं यकीन से दावे से भी कह सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। बुक अपनी जगह है, ठीक है, अच्छी है, और यहाँ पे नोट्स भी कंबाइन करके हर बुक से, हर या यूट्यूब से या जो है जो गूगल से ढूंढ के ये सर्च करके ये सारे पीडीएफ जो है बनाई गई है मिक्सअप करके, ताकि हर एक उस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो जो वास्तव में तैयारी जो करना चाहता है, वास्तव में एग्जाम जो निकालना चाहता है। तो हर एक की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण ये पाठ है आप लोगों के लिए। तो आदि ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कि देखिए, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने पीछे भी बताया होगा, जहाँ पे मैंने ये एक मैंने टेबल दिखाई थी आप लोगों को, जहाँ पे जो है उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को बात मैंने समझाया था। तो आदि ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। तो ये सवाल देखो आ चुका है। मैं जितने भी ऐसे सवाल होंगे जो आ चुके होंगे उनको भी मैं यहाँ पे गोल घेरे में आपको यहाँ पे नोट करा दूंगा, तो आप लोग भी इन चीजों से वाकिफ रहना। तो पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल के बारे में जानकारी जो है विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, तो उन सभी में इस काल में जो भी रचित जो भी घटनाएं हैं या जो भी घटनाओं को क्रम है, उनका वर्णन मिलता है। तो इसका यानी कि आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत और केवल है यहाँ पे मेन है। ये भी सवाल आ चुका है, आप पे दो सवाल हो चुके हैं। इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी से लेके ऐतिहासिक काल जब तक आएगा आगे, तब तक माना जाता है। और बेसिकली आदि ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को जो पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनको अभी तक उनकी भाषा का, लिपियों का पता ही नहीं, ज्ञान हो ही नहीं पाया। तो इस बिहार पे इन चीजों को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है। यानी कि वेद में जो वेद है ना, चार वेद है हमारे ना, तो जिनमें से महत्वपूर्ण कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में गढ़वाल प्रांत का तो वर्णन मिलता है, परंतु जो है कुमांचल या कुमाऊं का वर्णन वेदों में नहीं मिलता। केवल जो आपके पीछे बताया गया था कि पुराण में स्कंद जो पुराण है उसमें ही मानस खंड और केदार खंड का वर्णन मिलता है। वहां से हमें मानस खंड में कुमाऊं का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का का नाम भी सामने आया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथों पर जो आधारित हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण जो स्थल है बद्रीनाथ, ये नाम जो है वहां पे ये आया है। तो ये सब घटनाक्रम जो है आदि ऐतिहासिक जी काल का है। तो बहुत सारे जो लेख जो धार्मिक जो ग्रंथ है वो अच्छे से पढ़े नहीं गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या ऐसे एलिमेंट जिनको कुछ एक हद तक जो है समझा जाया है, समझा जा चुका है, उसकी बिहार पर इसका ये चीजें उल्लेखित है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये सवाल भी देखो आ चुका है। चलिए, मैं जो आ चुके हैं इनको मैं गोल घेरे में लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ध्यानिएगा। ऋग्वेद में मिलता है, और जिसमें इसे देवभूमि एवं मनुष्यों की निपुण्य भूमि भी कहा गया। ये सवाल भी आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों में केदार खंड वो मानस खंड जो पुराण का नाम आया था ना पीछे, यानी पुराणों में भी कौन सा पुराण? 18 पुराण है ना। अब मुझे लिख के बताइए कि मैंने किस पुराण का अभी नाम लिया था, कि वो कौन सा पुराण है जिसमें केदार खंड और मानस खंड का जिक्र मिलता है। और साथ ही में इन दोनों संयुक्त क्षेत्र को, ये दोनों पूर्ण रूप से संयुक्त क्षेत्र यानी कि क्षेत्र ऐसे मानिए, इन दोनों संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, हर्षदेश एवं ब्रह्मपुत्र आदि नामों से जाना जाता है। मैंने पीछे आपको बताया होगा, देखिए, ये मान लेते हैं उत्तराखंड का मैप है आपका, ये आपका हो गया मानस खंड, मानस खंड, ये कुमाऊं मंडल, और ये हो गया आपका केदार खंड, केदार खंड, यानी कि ये गढ़वाल प्रांत।
तो गढ़वाल को केदारखंड, कुमाऊं को मानसखंड, ये कहा गया है इस स्कंद पुराण में। और इन दोनों को अब संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? उत्तराखंड, खसदेश और या ब्रह्मपुर, यानी कि टोटल ओवरऑल इस क्षेत्र को खसदेश, उत्तराखंड और या ब्रह्मपुर कहा गया है स्कंद पुराण में। ये क्लियर है? तो धीरे धीरे इन चीजों को ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आप आगे के लिए। तो किसी को यदि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होती है तो उसको आप कहीं पे कॉपी पे नोट कर लीजिए कि सर ये पॉइंट नहीं आया। फिर आप लोग इसकी जानकारी जो है सेशन के लास्ट में और या मेरे से बाद में भी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध साहित्यों में जो बौद्ध जो ग्रंथ हैं या उनके जो साहित्य हैं, तो बौद्ध साहित्यों में या बौद्ध जो ग्रंथों में जो पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो हमने एक पीछे क्या पढ़ा था? हमने एक पीछे पढ़ा था उत्तराखंड इतिहास के स्रोत, तो स्रोतों के रूप में भी ये सारे नाम हमने वहां पढ़े थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम काल को पढ़ रहे हैं। जैसे प्रागैतिहासिक था, अब हम दूसरा इतिहास आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। तो ये इससे आपको मिलेगा। तो ये भी आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण। जितने भी गोले घेरे हैं ना, गोल घेरे, वो सारे सवाल आ चुके हैं। आगे है कि ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक वाले काल को ये जो ब्रॉन्ज या कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। ऐतिहासिक वाले काल तो अभी ये दे वाला है, ये आगे वाला काल आएगा अभी आपका। आगे बढ़ते हैं। तो इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को ये पुण्य भूमि, ऋषि भूमि या पवित्र क्षेत्र कहा गया। जितने भी ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं ना, तो उन ग्रंथों में इस क्षेत्र को जो पुण्य भूमि कहा गया है, ऋषियों की भूमि कहा गया है या पवित्र, ठीक है, इस नाम से सुशोभित किया गया है। तो ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथों के जो सिद्धिकी जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसमें इस क्षेत्र को जो बद्रिकाश्रम कहा गया है। देखो बहुत ही इनको है, ये बद्रिकाश्रम अभी आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, इसे वर्तमान में अच्छा ये दो आश्रम थे, कण्वाश्रम और ये बद्रिकाश्रम, ये नाम के जहाँ पर जो है इनका नाम जो कालिदास के साथ जुड़ा हुआ, आगे हम देखेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण की बात करते हैं। देखो ये भी सवाल आ चुका है। ऐतरेय ये ब्राह्मण है, यानी देखो ब्राह्मण ग्रंथों में भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है, इसमें उत्तराखंड के लिए यानी कि इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द हुआ है। तो ये भी सवाल आ चुका है। अब आप लोग जो गिन सकते हैं कितने सवाल आए हुए हैं। अब यहाँ कुरुओं के निशान जो निवास होने के कारण से इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु किया गया है, क्योंकि कुरुओं का निवास उस समय यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल में हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्कंद पुराण की जो पीछे बात हुई थी, हमें मानसखंड और केदारखंड दो क्षेत्र जो उत्तराखंड के हैं, इनका संज्ञान मिलता है। इनके बारे में लिखित वर्णन यहाँ पे मिलता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस स्कंद पुराण में टोटल 5 हिमालय खंडों का उल्लेख है। वो कौन कौन से 5 हैं, ये भी आ जाते हैं सवालों में। एक है नेपाल खंड, मानस खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। इन 5 में दो जो है वो उत्तराखंड क्षेत्र से संबंधित है। मानस खंड जो कि वर्तमान कुमाऊं, और केदारखंड जो कि वर्तमान गढ़वाल मंडल। ठीक है, अब आप में से जितने भी लोग कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल में से हैं, जरा एक बार लिख ही लीजिए। जो कुमाऊं से होगा वो जो कुमाऊं लिखिए, और जो गढ़वाल से वो कुमाऊं वो गढ़वाल लिखिए, जल्दी से लिखिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो जिसमें दो खंड यानी कि अभी पीछे बताया मानस खंड और केदारखंड का वर्णन जो है, ये संबंध वर्तमान राज्य उत्तराखंड राज्य से है। आगे है आपका कि उपरोक्त पुराण में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक, हरिद्वार है, हरिद्वार से ऊपर उत्तराखंड का जो हिमालय क्षेत्र है ना, आगे वहां उत्तरकाशी का क्षेत्र, तो वहां तक ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, तो इस क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है। एक चीज मैं और चाहूंगा आप लोगों में से जितने भी नए कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक होमवर्क है, लिख लीजिए कि उत्तराखंड का मैप जरा एक बार बहुत अच्छे से देखिए कि कौन सा जिला कहाँ पर अवस्थित है। जो भी कुछ नए कैंडिडेट हैं, एक बार उनकी सीमाओं को देखिए। तो एक बार देखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पढ़ते पढ़ते भी आपको मालूम होता रहेगा। ठीक है, तो जरा कहीं पे नोट कर लीजिए, ये काम कल को आपको करके आना है। आगे बढ़ते हैं। तो और ये नंदा देवी पर्वत से और यानी कि चमोली की नंदा देवी पर्वत से लेके और कालागिरी तक। ठीक है, जो कालागिरी का मतलब है ये काला
जो काला पानी वाला क्षेत्र है, और जो काला पानी वाला क्षेत्र यानी कि वहां से जो काली नदी निकल कर और नेपाल में प्रवेश करती है ना जब, तो टंडकपुर से आगे जाके, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है यानी नंदा देवी फॉल से लेकर यहाँ तक का संपूर्ण क्षेत्र मानस खंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र जो है कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नंदा देवी जो पर्वत है, इन दोनों खंडों का विभाजन देखा है। ठीक है, जैसे अब मैं एक बार आपको बता दूं मैं, जैसे सपोज के लिए कि जैसे ये उत्तराखंड का आपका मैप है, पहले समझाने की दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। ये मैप है, तो देखो चमोली में ये जो नंदा देवी वाला क्षेत्र है ना, नंदा देवी वाला पर्वत है, ये क्या करता है, ये कुमाऊं और यहाँ गढ़वाल, इन दोनों का विभाजन करता है ये। ठीक हो गया ना, ये विभाजन रेखा पर स्थित है। तो इस पर्वत को जो पौनाचल पर्वत और इस क्षेत्र को बधाल क्षेत्र कहा जाता है, जो ये नंदा देवी जो पर्वत का क्षेत्र है। ठीक है, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजन देखा है, विभाजन करता है। तो ये आ सकता है कि इस क्षेत्र का नाम या इस पर्वत यानी कि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बाकी चीजों को पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल में दो चीजों का वर्णन करेंगे। क्यों करेंगे वर्णन? क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड का नाम आ रहा है, तो हम उन दोनों खंडों को जरा अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उन दोनों खंडों को। तो जिसमें से पहले हम गढ़वाल क्षेत्र यानी कि जिसे केदार खंड का नाम दिया गया है ये स्कंद पुराण में, तो गढ़वाल क्षेत्र का हम उल्लेख करेंगे और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये शब्द कहाँ से आया, इसके इतिहास के स्रोत में इसे क्या क्या, किस में क्या क्या कहा गया है। अब जो लोग गढ़वाल क्षेत्र से हैं वो इनको बहुत अच्छे से समझे, बाकी लोग भी बहुत अच्छे से इनको देखें। तो राकेश जी का मैसेज स्क्रीन शो नहीं हो रही है, लेफ्ट होकर आप दोबारा आइए, या फिर आपके यहाँ पे नेटवर्क का यदि कोई इशू होगा तो उसको देख लीजिए, सही कर लीजिए। गढ़वाल क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये शब्द आया कहाँ से। भाई केदार खंड तो हमें मालूम चल गया कि स्कंद पुराण में केदार खंड का नाम का वर्णन मिलता है। ये वही केदार खंड है जो वर्तमान गढ़वाल है। लेकिन गढ़वाल कैसे आया, गढ़वाल का नाम शब्द ये कहाँ से गढ़ा गया? ठीक है, तो इसके शब्द की जो उत्पत्ति को हम समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार आता है। इस शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से गढ़वाल के परमार शासकों की देन है। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि 14वीं शताब्दी में परमार राजवंश के ही एक राजा अजयपाल ने ये 1515 के आसपास में 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त इस अंचल को एक सूत्र में क्या कर दिया था, पिरो दिया था। देखिए गढ़वाल का जो क्षेत्र था, मैं समझा दूं यहाँ पे आपको, तो ये क्या था कि ये 52 गढ़ों में क्या था, विभक्त था। मतलब 52 जो है शासक अपने अपने गढ़ों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में ये क्या करते थे, शासन करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना, 52 थे उस समय पर। इन गढ़ों में सबसे जो शक्तिशाली गढ़ निकल के आता है वो कौन सा था पता है आपको? वो चमोली का चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ ये सबसे शक्तिशाली गढ़ों के रूप में, गढ़ के रूप में निकल के सामने आता है। और इसी चांदपुर गढ़ का ही एक महत्वपूर्ण शासक, ठीक है, जिसे परमार राजा के रूप में जाना जाता है, वो था अजयपाल। इसने धीरे धीरे समस्त अपने क्षेत्र के समस्त छोटे छोटे गढ़ों को जीता, और जीत कर इसने पूरे संपूर्ण क्षेत्र को पर अपना अधिकार किया। जब इसने अपना अधिकार किया तो अब देखिए ये संपूर्ण क्षेत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने आपको थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। जब ये इसके अधीन आ गया, लेकिन लेकिन अभी इसकी राजधानी कहाँ पे है, चांदपुर यानी कि चमोली के इस वाले क्षेत्र में है अभी। तो अब ये इस कोने से इस संपूर्ण भूभाग पर शासन कैसे करेगा? तो नहीं है, तो बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए कंसेप्ट ये है कि इतने बड़े राज्य पर शासन करना है तो इसका जो राजधानी जो होनी चाहिए ना, वो मिडिल पोर्शन में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ठीक बात आ गई समझ में? थोड़ा सा इस बार कंसेप्ट को समझ के फिर आगे की कहानी बताऊंगा। तो अजयपाल ही वो शासक था जिसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। यानी कि चांदपुर गढ़ जो राजधानी थी या जो ये क्षेत्र था, इसने इस राजधानी का परिवर्तन किया अजयपाल ने। जब इतने सारे क्षेत्र को जीत लिया तो सबसे पहले ये जो प्रयाग के आसपास एक क्षेत्र आता है देवलगढ़, देवलगढ़ में इसने पहले अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। लेकिन वहां से भी शासन व्यवस्था उतनी सुचारू रूप से नहीं चल सकी। थोड़े समय के लिए देवलगढ़ राजधानी रही। फिर फाइनली
इसने अपना क्षेत्र जो है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में ये अपनी राजधानी को लेके आता है। अच्छा, बाकी लोगों को तो स्क्रीन बिल्कुल साफ है ना, थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। बाकी मैंने यहाँ पे जानकारी आपको दी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको यदि नेट की कोई प्रॉब्लम है, इस क्लास से एग्जिट होके दोबारा से आइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम हो सकती है, पहाड़ों पे इतनी बारिश हो रही है, कई सारे कैंडिडेट हमारे हिल्स से भी हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, बाकी लोग को आगे साहब, ठीक है। तो मैंने यहाँ बता दिया ना कि भाई वो अजयपाल ही था 5 शासकों में जिसने अपनी राजधानी का परिवर्तन देवलगढ़ से फिर श्रीनगर लेके आया था। और गोरखाओं के आक्रमण तक यहाँ यानी 1537 के आसपास इसने राजधानी का परिवर्तन किया लगभग आगे चल के। और अभी बाकी जानकारी हम कुमार वंशावली में देंगे। और ये यहाँ से लेके यानी कि अजयपाल से लेके और पदुमन शाह तक गोरखाओं के आक्रमण करने तक यही श्रीनगर तमाम शासकों की राजधानी रही थी, ठीक है। तो ये वही था अजयपाल, और यही वास्तविक शक्तिशाली शासक कहा जाता है पवार शासक को। इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके बारे में पूरे नोट्स आगे बने हुए हैं, बताएंगे आपको। तो 52 छोटे छोटे गढ़ों में ये विभक्त, ये जो इस क्षेत्र अंचल को इसने एक सूत्र में पिरो दिया, जीत लिया। और जीतने के बाद में ये क्या बन गया, यानी उस राज्य का स्वामी बन गया, उस क्षेत्र का गढ़वाला बन गया, ठीक है। और जब कोई राजा गढ़वाला बन गया तो उसके क्षेत्र को जो है क्या कहा गया, गढ़वाल कहा गया। ये नाम यहाँ से ये निकला था, ठीक है। ये नाम जो है यहाँ से ये निकला था, ध्यान में आपको रखना। गढ़वाल शब्द यहाँ से आया। तो ये जब गढ़वाला बना तब लोगों ने जो है उसके क्षेत्र को गढ़वाल गढ़वाल कहना शुरू कर दिया। तो ये शब्द की उत्पत्ति मूल यहाँ से होती है। अब हम देख लेते हैं इस गढ़वाल क्षेत्र को कहाँ पर क्या क्या नाम के रूप में दिखाया गया है, बताया गया है। तो वैदिक काल की बात करते हैं तो गढ़वाल को हेमवत कहा गया है। महाभारत में उत्तर कुरु कहा गया है। जो पुराणों में केदारखंड कहा गया, ये हमने पीछे पढ़ा था। और जबकि पुराण उत्तर काल में गढ़वाल को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, स्वर्ग भूमि और तपोभूमि के नाम से भी जाना गया, ईश्वरीय क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र को, ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि ये पुराण उत्तर काल में इस क्षेत्र को, मतलब पुराणों के समय में ये नाम दिया गया था। और जो पुराणों के काल के बाद का जो समय है, आखिरी का जो समय है, उस समय में इस क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और किरात ये मंडल अन्य नामों से भी और इसको आगे जाना गया। तो ये नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, अभी हम गढ़वाल का नाम हमने पढ़ा, फिर से देख लेते हैं। यानी इस क्षेत्र के 52 गढ़ों को पवार शासक, सबसे शक्तिशाली वास्तविक संस्थापक गढ़वाल, पवार वंशावली के वास्तविक संस्थापक अजयपाल के द्वारा विचित जीत लेने के बाद में गढ़वाल नामक शब्द जो है ये प्रयुक्त होने लगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में वर्णित इस क्षेत्र के असुर राजा संबर ने 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट यहाँ कर दिया था। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि इस क्षेत्र में 100 गढ़ हुआ करते थे, ठीक है। और उन गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने मिलकर खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पर असुर राजा संबर का शासन हुआ करता था। तो ये ऐसा वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र में अलकापुरी नामक स्थान से मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु के निवास स्थल का ये जो है निवास स्थल भी कहा जाता है। ये जो अलकापुरी, जिसे कुबेर की राजधानी कहा जाता है, जिसे ये वही अलकापुरी है जिसे वर्तमान में फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर ऋषि मनु, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने बचपन में, ऋषि मनु का निवास स्थल कहा जाता है। ये ऋषि मनु वही हैं जिन्होंने इस भारत के लिए वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। वर्ण व्यवस्था आप जानते होंगे ना, 4 वर्ण व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। ये वही ऋषि मनु थे। और ये मनु वही थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा को दिए जाने को नकारा था। मतलब सॉरी, स्त्री शिक्षा न देने की बात कही गई थी। इनकी विचारधारा को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यदि कोई नहीं जानता होगा तो। ये मनु, जिन्हें धर्मशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, इनकी लिखित एक महत्वपूर्ण जो है कृति है, उसका नाम मैं बता दूं, मनुस्मृति। नाम सुना है आपको, नाम तो सुना होगा ना, मनुस्मृति। स्मृति सुना है, बताइए मुझे, है नाम है। इनके एक महत्वपूर्ण कृति है मनुस्मृति, जिसमें वर्ण व्यवस्था, जिसमें शासन व्यवस्था, जिसमें राज व्यवस्था, जिसमें धर्म के बारे में बताया गया, ठीक है। और इसी पुस्तक को
की वजह से इनको धर्मशास्त्र का जो पिता या फादर या जनक भी कहा जाता है। और इसी पुस्तक में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। इन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था का उद्भव किया कि जो जिस जाति में जन्म लेगा वो उसी वर्ण में रहेगा, वो उसी वर्ण के काम करेगा, उससे ऊपर नहीं आ सकता, चाहे वो सुपीरियर से सुपीरियर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये मनुस्मृति जो है इनके द्वारा लिखित है, ये रचित है। और साथ में मैं बता दूं कि आप लोग यदि किसी ने अगर पढ़ी है तो ये भी देखना कि मनुस्मृति में ये भी लिखा गया है कि जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, है ना, या जो लड़कियां हैं, उनको किसी भी अन्य कामों में भाग ना लेने दिया जाए। वो केवल घर के लिए बनी है, घर में ही रहेंगी। उनको किसी प्रकार की शिक्षा ना दी जाए, उनको किसी प्रकार की आजादी, स्वतंत्रता, अधिकार ना दिए जाए। पूर्ण रूप से महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखने का काम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए फिलहाल अब मैं बढ़ता हूँ आगे। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल तो ये सब चीजें आप लोगों ने हालांकि परीक्षा वाणी या अन्य बुकों में भी पढ़ा होगा, तो इतनी डिटेल आप लोगों को ये कहीं से कोई नहीं देगा। आप चाहें तो जितने यूट्यूब की चैनल को छान लीजिए। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हरि राम धस्माना और भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद जूलिया नौटियाल जी हैं, तो इन सभी आदि इतिहासकारों का ये मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है, ऋग्वेद है ना, इसमें एक सप्त सिंधु देश का उल्लेख है और वह भूमि गढ़वाल ही है। तो इन इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोम्या जी ने लिखा है कि मनुस्मृति में खसों का वर्णन भी है। हाँ बिल्कुल, आदियों की उपजाति खसों का भी वर्णन है, अन्य जातियों का भी वर्णन है, शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था। मनुस्मृति में, चलो अब यहाँ पर नाम आ गया तो मैं कुछ बता दूं आपको। मनुस्मृति में मनु के द्वारा मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप भी बताया गया है कि राज्य कैसा हो, राजा कैसा हो, प्रजा कैसा हो, वर्ण व्यवस्था कैसी हो, सारी भी जो विवेचना इसमें की गई है। इनका मानना है, एक चीज और कहीं पे नोट कर लो, ध्यान रखना। इनका मानना है कि जो राज्य है ना, राज्य, क्षेत्र या राजा, या राजा, तो इनका मानना है कि ये क्या है, ये दैवी अवतार है। मतलब देवताओं ने राज्य की उत्पत्ति की और इस राज्य को संभालने के लिए देवताओं ने राजा की उत्पत्ति की है। यानी कि राजा देवताओं का प्रतिनिधि है, भगवान का, ईश्वर का प्रतिनिधि है, दैवी स्वरूप है। तो अतः प्रजा माननी चाहिए। ये कंसेप्ट मनु ने दिया था। बात आ गई समझ में सभी को? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध जो है वो यहीं से है, इसी क्षेत्र से है। ठीक है, जो कि विलुप्त होती है। कहाँ पे होती है? एक कोई भीमशिला है, मैंने ये याद नहीं आ रहा चमोली में कहाँ पे है, कि जहाँ पे ये बताया गया है कि वहां पर सरस्वती नदी जो है निकलती है और वहीं से लुप्त हो जाती है। कोई जानता है? आप में से कई लोग इस क्षेत्र के आसपास के होंगे। माड़ा के आसपास में कोई क्षेत्र है, कौन सा नाम ध्यान नहीं आ रहा वो, भीम शिला भी है उसके ऊपर। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब हमने उत्पत्ति को देखा, यानी कि जो गढ़वाल शब्द है उसकी उत्पत्ति को देखा। तो चलिए अब उसके इतिहास को थोड़ा सा टटोलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र से काफी लोग हैं तो बड़ा मजा भी आ रहा होगा सुनने में, ये सब चीजें क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो मजा आता नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे बताते भी रहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब पे इन वीडियो को देखते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं, तो अपने कमेंट्स भी दे दीजिए, क्योंकि इतनी सारी जानकारी आपको जो दी जा रही है, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पाणि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, कालिदास की रघुवंशम और मेघदूतम जो पुस्तक है, राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, और महाकवि भरत जो कि मानशाह का दरबारी कवि था, पवार शासक मानशाह का दरबारी कवि, इसकी भी एक वो मनोदय काव्य रचना ग्रंथ है जिसमें पवार वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। और मौलाराम जी तोमर, इनके गढ़ राजवंश जो इतिहास जो ये पुस्तक है, इन सभी से हमें इस गढ़वाल खंड की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? ये हमने पीछे जो है देखा था, तो ध्यान में याद रखना। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स, ये वीडियो जब यूट्यूब पे आएगी तो कमेंट्स आप लोगों से निवेदन है आप देते जाएं, जैसा भी हो। जैसा भी लगे आपको, बुरा अच्छा कैसा लगा आपको, नोट्स भी कैसे लगे, जो भी आपका होगा बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि शुरुआत में गढ़वाल क्षेत्र को आपने पीछे देखा ना, ये जो है बद्रिकाश्रम क्षेत्र था, वो भूमि, स्वर्ग भूमि, केदार खंड आदि नामों से जाना जाता था। ठीक हो गया, इतिहास को पढ़ रहे हैं अभी हम इस बारे गढ़वाल क्षेत्र के। तो इतिहास का देखो, ये भी पीछे हमने लाइन देखी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब देखिए, चमोली के निकट में स्थित नारद गुफा, व्यास गुफा और मुचकुंद जो गुफाएं हैं, यहाँ पर वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, तो ये जानकारी जो है हमें वेदों से प्राप्त होती है। और वेदों को रचने वाला कौन था? वेद व्यास। देखो, अभी तक तो ये कंसेप्ट हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि वेदों को लिखने वाले भगवान हैं, पुराणों को लिखने वाले भगवान हैं। भगवान ने जो अपने दिव्य दृष्टि से इनकी रचना करवाई। ठीक है, लेकिन वास्तविकता जो है कुछ और है। भाई, ये जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में अभी फिलहाल हम देखते हैं, जो चीजें लिखित हैं या विदित है, वो सब चीजें किसी न किसी मानव ने ही लिखी है। अब वो उनका स्वरूप जो है कैसा होगा, क्या वो दिव्य दृष्टि से लिखा गया या कैसा लिखा गया, तो उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मानव के द्वारा ही ये सब चीजों का अंकना ये की गई है। ऋग्वेद के अनुसार यहाँ के लिप्राण नामक गांव में सप्त ऋषियों ने प्रलय आने के बाद में अपने प्राणों की रक्षा की थी, इसी गढ़वाल क्षेत्र में। ये किसमें वर्णित है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद से ही तो हमें यहाँ के क्षेत्र की जानकारी मिल रही है। और ऋग्वेद में ही देखते हैं कि आदि गुरु जिन्हें पूर्वज ये मानव में आदि प्रथम मनुस्मृति के रचयिता, धर्मशास्त्र के फादर मनु, तो इनका निवास स्थान जो है ये फूलों की घाटी रही है, जिसे अलकापुरी या कुबेर की राजधानी कहा जाता था। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, ये जो पुराणों के अनुसार मनु का निवास स्थान और कुबेर की राजधानी अलकापुरी फूलों की घाटी में थी। चलो, ये आपको आपका याद हो गया होगा, कई बार कुछ हुआ है, कोई बात नहीं। इसके बाद महाभारत की हम बात कर लेते हैं, आगे की चीजें हो गई हैं। महाभारत का जो वन पर्व है और भीष्म पर्व, देखो महाभारत में भी बहुत सारे अध्याय हैं। मैंने शुरुआत में आपको ये बताया, उन सारे अध्यायों में दो अध्याय ऐसे हैं जिनका संबंध हमारे उत्तराखंड या विशेष रूप से गढ़वाल से है। एक है वन पर्व और एक है भीष्म पर्व। नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, बताइए हाँ या ना। ये दो अध्याय हैं, इन दोनों ही अध्याय में इस हमारे केदारखंड का वर्णन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर पांडव आए थे, उनका वर्णन यहाँ से मिलता है। तो महाभारत के वन पर्वत के अनुसार ये पांडव गण जो है गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ जाते समय ये मार्ग में सुबाहु नरेश की राजधानी में रुके थे। और आज श्रीनगर जो है गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख जो नगर के रूप में क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस राज्य के ये निवासी किरात, दड़ग और पुलिंद लोग हुआ करते थे। क्लियर था? जी देखो, ये पुलिंद समझिए आप लोग, ये पुलिंद का नाम पीछे आया था, ये कहाँ पे देखा था हमने? कालसी में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, वहाँ के जो अभिलेख हैं, उसमें उस क्षेत्र के लिए अपरांत और वहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया था। कुछ याद आया? तो ध्यान में रखना इन चीजों को, जो है जब तक कनेक्ट करके आप लोग नहीं पढ़ोगे तो तब तक फिर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। और किसी को यदि कोई दिक्कत हो यदि पढ़ने में भी, तो ये कैसे इसको समझा जाए, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, अनुभव से ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इंटीमेट मुझे करते रहिए, आप लोगों के मैसेज मुझे बीच बीच में आते रहने चाहिए, ताकि मुझे कनेक्टिविटी का भी मालूम चले, क्योंकि जो क्लासेज में लगातार ये बोलते रहना भी थोड़ा अजीब सा होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के नोट्स भी यदि बना रहे होंगे तो बना सकते हैं। यूट्यूब पे तो वीडियो है ही, डाल दी जाएगी। टिहरी गढ़वाल की एक ये पट्टी में बिसोन नामक पर्वत पे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास जाने के बाद वशिष्ठ मुनि और उनकी ये धर्मपत्नी दोनों ने यहाँ पर निवास किया था। और गढ़वाल क्षेत्र में ही ये देव प्रयाग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पर गंगा, भगीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है ना? होता नहीं होता? बताइए मुझे, देव प्रयाग में इन दो नदियों का संगम होता है या नहीं? कंफर्म कीजिए। कितने लोग हैं जो गढ़वाल से जो लोग जानते होंगे? अच्छा, चलिए, आपको समझ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो नदियों के नाम, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, इन दोनों का संगम जो है देवप्रयाग में होता है, नंदा नदी। ठीक है, अब इनमें से बहु कौन है, सास कौन है? कौन बताएगा? भगीरथी अलकनंदा नदी में से किसे बहु या किसे सास की संज्ञा दी गई है? कोई बताएगा मुझे? सोचिए फिर बताइए मुझे, क्योंकि ये सवाल भी आ चुका है UKSSC में। मैं बढ़ता हूँ आगे, फिलहाल सोच के बताइए। तो गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में संतोषियों या पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इस कारण से यहाँ पर हर वर्ष मंसार में मेले का आयोजन भी होता है। और रामायण कालीन जो ये बाणासुर की राजधानी
ज्योतिषपुर यानी कि जोशी मठ में थी। ये बाणासुर वही है जिसकी जो है पुत्री का नाम क्या था, उखा, जिसके नाम पर उखी मठ का नाम रखा गया, ये वही बाणासुर है। तो आप लोगों ने आंसर दिया है भगीरथी नदी सास है और अलकनंदा नदी बहू। ऐसा क्यों, भगीरथी को सास सास क्यों कहा गया, और अलकनंदा नदी को बहू क्यों कहा गया? हाँ बिल्कुल सही कहा यहाँ पे, क्योंकि भगीरथी नदी जब वो चलती है ना तो बहुत शोर करती है, आवाज बहुत आती है भगीरथी नदी का, देखना आप लोग। और जो अलकनंदा चलती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल शांत, मतलब बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती, बहती है शांत एकदम निर्जल स्वरूप में, की वजह से इसको शांत। और वैसे भी होता है कि सास, जिस घर में सास होती है वो बहू को कुछ नहीं समझती है, वो चिल्लाती है, डांटती है, बोलती है, टोकती है, रुकती है ना। तो ऐसा ही समझ लीजिए, तो इसलिए ये नाम जो है यहाँ पे ये दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिलहाल के लिए। तो प्राचीन या काल में देखिए, इस क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को में ये कण्वाश्रम और ये बद्रिकाश्रम नामक दो विद्यापीठ थे, और जिसमें से कण्वाश्रम जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सवाल भी आ चुके हैं कि इन दोनों के प्रेम की प्रसंग के लिए कौन सा आश्रम जो है प्रसिद्ध था। ठीक है। और और इसी आश्रम में, ये कण्वाश्रम में ही जो है हम देखते हैं कि सम्राट जी भरत का जन्म भी हुआ है, और इसलिए इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हाँ हाँ, सही लिखा आप लोगों ने यहाँ पे कि अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास कहा जाता है। कमल जी ने क्या लिखा, जो शांत है वो सास है, उल्टा हो गया आपका। जो चिल्लाती है वो सास है, जो शांत रहती है वो बहू है। चलो बढ़ते हैं आगे। आप लोगों में से कितने लोग जो है बहू भी होंगी, यानी कितने लोग बहू हैं, जरा एक बार लिख के यहाँ मुझे बताइए, हाँ नाम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कण्वाश्रम जो है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ये सवाल भी आ चुका है कि ये कण्वाश्रम जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है इसी कण्वाश्रम में ही की है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीजें आ चुकी हैं। देखो, अब रामायण काल में केदार खंड की कुछ चीजों को हम चाहे तो देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट वही है जो पीछे हुए हैं आप लोगों के, और कुछ नए पॉइंट है, तो नए पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। रामायण काल में देखते हैं कि राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ जी का निवास स्थान भी टिहरी के एक आयतपट्टी, जिसे हिमराण के नाम से जाना जाता था, विष्णु पर्वत पर बनाया गया था, जो कि आज भी इसके लिए प्रमाण जो है वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ पर्वत के रूप में विद्यमान है। अच्छा, कमल जी का मैसेज है कि आजकल के बहू को देखकर सांस शांत है। हाँ सही बात है, मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मुझे दिखता है कि कोई ना कोई जो पति जो है टपक गया, या उसकी पत्नी ने मार दिया उसको। तो आजकल मामला खतरनाक होता जा रहा है। तो कमल जी ने एक लाइन सही बोली यहाँ पे, अब डर लगता है सबको। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये बता दिया, ये वशिष्ठ जी जो दशरथ के कुल गुरु थे, कुल के गुरु थे, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। ये वही गढ़वाल का क्षेत्र है जहाँ पे आज भी रघुनाथ मंदिर विद्यमान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होमवर्क आपका ये है, एक छोटा सा होमवर्क भी आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। मंदिर का नाम आ गया है ना। फिलहाल अभी मैं गढ़वाल से लेता हूँ। जो जो लोग गढ़वाल में जिस जिस जिले से, नोट डाउन कर लीजिए, जिस जिस जिले से आप लोग हैं गढ़वाल में, तो फिलहाल अपने अपने जिले में जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, एक बार उसको लिखेंगे, उस पेज पे अपना नाम लिखेंगे ऊपर, और वो मुझे भेज देना आप लोग, कि मैं देखता हूँ कि आप लोग किस किस जो जिले में और किस किस मंदिर को जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और ये आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि तपोवन जो है ये टिहरी में है, यानी कि लक्ष्मण जी की ये तपस्या स्थली के रूप में ये जानी जाती है तपोवन। ये भी आ चुका है सवालों में। ठीक है, तपोवन का नाम आ चुका है। इसी काल में राक्षस बाणासुर का राज्य भी केदार खंड में ही था, जिसकी राजधानी ज्योतिषपुर और या जोशीमठ के जो नाम से थी। हालांकि बाणासुर का एक जो भी किला जो है चंपावत में भी है। ये आप लोग आगे जाके ये पढ़ोगे, या फिर जब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा किले वाला उत्तराखंड में हर किलो के बारे में जानकारी, तो उसमें भी देखोगे तो एक बाणासुर का ये किला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि चंपावत में भी है। ठीक है, तो इसी के ही द्वारा जो है बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट जो पीछे नहीं हुआ फिलहाल के लिए, महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से लेकर केदारनाथ, तो केदारनाथ आप में से कौन कौन गया है? जो केदारनाथ का जो ये नाम है, प्राचीन नाम है लिभृत तुंग।
ठीक है, जंग तुंग नाम है, ध्यान रखना। तो हरिद्वार से लेके केदार तक यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का भी वर्णन है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। और हरिद्वार से चल के जो भी केदारनाथ तक जाएगा, इस बीच में जितने भी धार्मिक स्थल होंगे, इसकी जानकारी हमें महाभारत के वन पर्व से ज्ञात होती है। इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ है आपका कि इस पर्व में लोमेश ऋषि के साथ में आर्य पांडवों के इस क्षेत्र में आने का भी उल्लेख मिलता है, कि यानी कि पांडव जो लोग थे वो इस क्षेत्र में आए तो थे। ये पूरी कहानी हमें महाभारत के वन पर्व भीष्म पर्व से प्राप्त होती है। किसके साथ आए थे, तो ये भी हमें मालूम होता है, लोमस ऋषि के साथ में। साथ ही इस महाभारत के वन पर्व से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि ऋषि धौम्य के परामर्श पर लोमस ऋषि के साथ में पांडवगण बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। तो ऐसे ऐसे सवाल भी घुमा फिरा कर बन सकते हैं। मान्यता है कि कुंती वो द्रौपदी सहित जो पांडव है वो यहीं से बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग लोक की ओर ये चले थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पार्ट है इसमें, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में जो पुरिंद या जिन्हें जो पुरिंद एवं किरात जातियों का आधिपत्य माना जाता था। जी मैंने आप लोगों को पीछे भी ये बताया होगा, पुलिंद या पुलिंद या पुरिंद एक ही है, ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, तो पुलिंद या कुरिंद की हम बात करते हैं तो राजा सुबाहु जो थे, क्योंकि पेपर में तो ये जो भी पुलिंद के रूप में ही आएगा, जिस रूप में ये लिखा गया किताबों में है। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, ध्यान रखना। उस समय श्रीनगर थी। ठीक है, मतलब ये उस समय की बात है जब अभी तक ये पंवार वंशावली, ये पंवार शासक आई नहीं है, उससे भी पहले की बात हो रही है। तो श्रीनगर सुबाहु की राजधानी हुआ करती थी, और इस क्षेत्र को महाभारत में सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र के नाम से जाना गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, लेकिन सुबाहु का ये क्षेत्र सुबाहु क्षेत्र सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिंद राजा सुबाहु ने महाभारत के में पांडवों की तरफ से, जबकि किरातों ने अपने जो राजा शिव के नेतृत्व में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। क्योंकि आप जानते हैं ना कि यहाँ पर मूल आदि जो जातियां हैं मुख्य रूप से वो चार थी, जिसमें ये किरात का नाम तो आता है ऊपर। ये किरात जाति वही थी जिसने जो है कौरवों का साथ दिया था युद्ध में। आगे बढ़ते हैं कि आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह जो है नागराज कौरव की जो कन्या रूपी से हरिद्वार में हुआ था। इसी समय राजा विराट का उल्लेख भी विराटगढ़ी कहाँ पे है, ये चक्राता वाले क्षेत्र में है, जिसे यानी कि जौन साहब भाबर के नाम से जानते हैं। तो यानी विराटगढ़ी जो है जौन साहब भाबर के राजा के रूप में भी विराट का उल्लेख मिलता है, इंपोर्टेंट है। और जिसकी जो पुत्री का विवाह जो है अभिमन्यु के साथ में हुआ था। तो ये आ सकता है, विराटगढ़ी का नाम आ सकता है, विराट का नाम आ सकता है। सुबाहु की ये राजधानी ये कई बार आ चुका है एग्जाम में आपका, बनसाल का मेला आ चुका है आप। और बाणासुर का जो राजधानी थी ये कहाँ थी, ये भी आ चुका है आपका। ये सारे सवाल जो है आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहीं से फिर से कौन से सवाल मैचिंग में आएंगे, ये कैसे आएगा, वो आगे आपको पढ़ेंगे तो अब मालूम चलेगा कि आगे कौन सा सवाल आप लोगों को आयोग वो देगा। तो इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महाभारत में ही देव प्रयाग को, देव प्रयाग जानते हैं ना कहाँ, किस जिले में देव प्रयाग, जल्दी से मुझे बताइए, पौड़ी में है या टेहरी में है, कौन बताएगा, जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। महाभारत में ही देव प्रयाग को समस्त ये तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। यह क्षेत्र इतना दैवी रूप से शुद्ध है कि इसको महाभारत में इस नाम से जो है पुकारा गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप लोग आंसर दीजिए। प्रवर्त से मैंने पूछा देव प्रयाग किस जिले में अवस्थित है, तो अब यहाँ पे सभी लोग आंसर दे सकते हैं, कुमाऊं तो है, गढ़वाल जो है, राज्य तो एक ही है। तो आंसर दीजिए फटाफट से, देव प्रयाग किस जिले में अवस्थित है, जहाँ पर सास और बहू का संगम होता है, जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है। तो अभी भी कंफ्यूजन है काफी लोगों का। तो इसका सही आंसर है पौड़ी गढ़वाल। देवप्रयाग जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। तो जो लोग कैंडिडेट नए हैं तो इन चीज़ों को अच्छे से समझिए
क्योंकि अभी ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी हम उत्तराखंड की जानकारी सामान्य ज्ञान पे अभी नहीं है, अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हम इतिहास में जी रहे हैं, इतिहास में चीज़ों को समझ रहे हैं। आगे आप लोगों को जब कभी आगे पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको उत्तराखंड की समस्त जानकारी, नदी तंत्र, स्थल, ये पंच प्रयाग, ये सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी अच्छे से। फिलहाल अभी हम आपका जो ध्येय है इतिहास के रूप में है। तो प्राचीन काल में केदारखंड में दो ही प्रसिद्ध विद्यापीठ थे और हमने पीछे इसके बात कर ली, कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम। कण्वाश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। यह मालिनी नदी के तट पे है। वर्तमान में इस कण्वाश्रम को चौका घाट के नाम से जाना जाता है। पौड़ी जिले में स्थित यह आश्रम हेमकुंड व मणिकूट की पर्वों की मध्य में स्थित है। ठीक है, इन दोनों पर्वतों के बीच में ये जो है स्थित है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये कण्वाश्रम वही है जहाँ पे कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। शकुंतला विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की ये जो कन्या थी। यहाँ पर देखिए चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म होता है इसी कण्वाश्रम में, और जिनके नाम पे हमारे देश का भारत पड़ा। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी कण्वाश्रम कण्वाश्रम आश्रम के समीप में मालिनी नदी के तट पे की। और यहाँ प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को आज भी भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो चौका घाट का नाम सभी ने सुना होगा, वर्तमान में तो इसी नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे हर पंचमी बसंत पंचमी में मेले का आयोजन भी होता है। तो इन चीजों को ध्यान में आप लोग रखना। ठीक है, मालिनी नदी को मलन नदी भी कहा जाता है, ये किसी किसी हम किताबों में भी देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट कि खसों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत अत्यधिक जो प्रचार प्रसार हुआ। ये सवाल तो एक नहीं 10-15 बार हो चुका है। सवाल है कि किसके समय में, किस जाति के समय में गढ़वाल क्षेत्र को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो खसों के समय में, ये बहुत बार सवाल में आ चुका है। मुझे पूरे 15 साल का अनुभव है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, कई बार सवालों में ये आ चुका है। अभी अगर जो लोग कैंडिडेट नए हैं, इन चीजों को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, आपको कितना पड़ा है। ये पर्याय किसमें, ये टिहरी में आता है। ये बता देंगे और या पूछ रहे हैं। कौन बताएगा। चलो बाकी जानकारी आपको पीछे जो है दे दी गई है। हाँ, ये पौड़ी में आता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फिलहाल के लिए अगले पार्ट। ठीक है, देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं पे ये केदार जो मंडल जो शब्द है ना, तो ये केदार खस मंडले शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, ये शब्द एक साथ में है। और इस शब्द के अनुरूप जो है केदार खंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची भी माना गया है। तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्वानों का मत है कि ये प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग जो है सशक्त हुए, क्योंकि खस जाति सबसे पहले जब मध्य एशिया से आई और भारत में घुसी, तो सबसे ये पहले ये पंजाब को पार करते हुए आगे को बढ़ी, तो सबसे पहले ये गढ़वाल क्षेत्र में ही घुसी। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को हम देख लेते हैं। टिहरी गढ़वाल, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को जरा मैं कंफर्म कर लेता हूँ। पीछे हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हुआ हो। देव प्रयाग जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में एक जो है नगर है, और ये पंचली प्रयागों में से भी एक है। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, हो सकता है कि स्पीड में या कुछ ध्यान से हट गया हो, क्योंकि कभी कभी देव प्रयाग और ये पौड़ी गढ़वाल एक से जो है ये लगते हैं, प्रतीत होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कंफर्म अभी मैंने कर दिया है।
तो वहाँ पे इसको जो है करेक्ट कर लें, टिहरी गढ़वाल देव प्रयाग। आगे हम बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो ये कुछ विद्वान जो है, लेकिन कुछ जो ये खस जाति के लोग थे ना, इनको आर्य मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। देखिए, महाभारत यदि पर्व के अनुसार की बात करें तो उस समय इस क्षेत्र में जो पुलिंद और किरात जातियों का आधिपत्य था, और पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। तो हमें खस जाति का उल्लेख मिलता है, हमें जो पुलिंद और किरात जातियों का भी उल्लेख हमें प्राचीन इन ग्रंथों से प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी चीजें पीछे बता दी हैं। और कुछ महत्वपूर्ण उस समय की जातियां जो हैं गढ़वाल क्षेत्र में थी, आदि ऐतिहासिक जो काल की मानी जाती है, कोल जिसे या मुंड, या आगे बढ़ते हैं, ये पुलिंद, नाग और किरात, खस, शक, ये जातियां जो है ये प्राचीनतम जातियां हैं, इंपोर्टेंट है। और ये मुख्य रूप से इनकी कुछ जो जातियां थी वो कुमाऊं क्षेत्र में भी भ्रमण में आई और बस गई, लेकिन ये मूल जो है जितने ये नाम लिखे गए हैं ये गढ़वाल क्षेत्र में तो विद्यमान थी ही उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो ये भी इंपोर्टेंट हो गया आपके लिए। अगला है आपका गढ़वाल के बाद में, ठीक है। हाँ, विनीता जी ने यहाँ पे सही लिखा है कि देवप्रयाग जो है ये टिहरी का जो ब्लॉक भी है। हाँ, ठीक हो गया, सही लिखा आपने। अब हम बढ़ते हैं कुमाऊं क्षेत्र की ओर। देखिए, कुमाऊं जो क्षेत्र है, अब इसमें कुमाऊं शब्द के नाम की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कुमाऊं जो नाम है, ये मानस खंड में इसका जो है वर्णन मिलता है। इस कुमाऊं का इतिहास को हम देखेंगे कि अब इस जैसे जिस प्रकार से हमने गढ़वाल क्षेत्र के इतिहास को देखा कि ये नाम कैसे पड़ा, इसकी जो है क्या कहानी है, यहाँ पर ये इन चीजों की, अब इस कुमाऊं की इतिहास में ये इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती, क्या मिलती है। अच्छा, एक चीज बस मैं कुमाऊं के बारे में एक छोटा सा वर्णन यहाँ पे दे दूं, तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखना। ये गढ़वाल है और ये कुमाऊं है ना। ये गढ़वाल को जी से लिखा मैंने, कुमाऊं को जे से समझने के लिए लिखा है। तो देखिए, सबसे अधिक जो है अगर हम इतिहास में देखेंगे ना, जिस समय में ये चंद वंशावली, जिस समय में पवार वंशावली ये चल रही थी, उस समय के समकालीन जो दशाओं में इस उत्तर भारत में, है ना, यहाँ पर जो है मुगल काल भी था। मुगल काल के शासक भी जो है राज्य करते थे। औरंगजेब का नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा, ठीक, ये सब और शाहजहां का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये अपने अपने समय में ना, ये कुमाऊं के राजाओं से इनके अच्छे संबंध थे, ये बात ध्यान रखना। और यानी कि कुमाऊं और वो जो लोग थे, मुगल काल के जो लोग थे, राजा थे, वो कुमाऊं, जो ये चंद राजाओं का जो शासन था ना, उसके राज्य को ये कुमाऊं कहते थे। उनके जो है किताबों, उनके ग्रंथों में भी इसकी जानकारी मिलती है कि क्षेत्र को, तो ये नाम भी उन्हीं की देन है, ठीक है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं कि इसका नाम भी कैसे पड़ा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो इनके इन दोनों के समकालीन जो है मुगल काल उत्तर भारत में ये विद्यमान था। अब ये जो मुगल काल के जो राजा थे, उन्होंने इस क्षेत्रों पर डायरेक्टली जो है कभी आक्रमण नहीं किया। इनके क्षेत्रों में कभी डायरेक्टली आक्रमण जो है नहीं किया। लेकिन जब जो भी किया था वो कहानी में आपको पवार वंशावली या चंद वंशावली में पढ़ाऊंगा कौन सा मुगल शासक था जिसने आक्रमण करवाया था, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे के लिए। एक चीज और आप लोगों ने सुनी होगी कि गढ़वाल की यदि मैं बात करूँ, क्योंकि अब मैं कुमाऊं वाला और कुमाऊं की उत्पत्ति वाला पार्ट जो है अगले सेशन में लेके आऊंगा। फिलहाल एक छोटी सी जानकारी ये है कि ये जैसे हम गढ़वाल, मैंने अभी एक नाम लिया था कि भाई जो मुगल शासक थे, उन्होंने अपने समय पे हालांकि इन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से विजित करने या जीतने के लिए आक्रमण कभी नहीं किया। हाँ, कभी उनको यदि परेशानी हुई तो तब उन्होंने आक्रमण यहाँ किया था। गढ़वाल क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उन्होंने आक्रमण किया था पृथ्वीपति शाह के समय पे। कुमाऊं की बात करते हैं तो उन्होंने आक्रमण किया था रुद्रचंद के समय पे। देखो, कुमाऊं में उधम सिंह नगर में एक नगर है बहुत ही प्रसिद्ध है, रुद्रपुर। नाम सुना आप लोगों ने ना, रुद्रपुर। तो रुद्रपुर यानी कि उस समय चंद वंशावली में रुद्रचंद नाम का शासक था। और ये जो कुमाऊं का निचला, जिसे तराई का क्षेत्र कहा जाता था, ये पूरा दलदली क्षेत्र था। ऐसा दलदल कि अगर कोई डूब गया था कोई बचाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, पूरा जंगल ही जंगल। तो इस जंगल में से भी कुछ ऐसे तरहटी थी, वो जो मतलब जहां से जो है कोई भी घुस सकता था अंदर। तो यहाँ से एक बार क्या हुआ था कि जो है कुछ मुगल काल के विरोधी जो थे, वो मुगल सैनिकों के द्वारा जो है भगाकर इनको इस क्षेत्र में भगा दिया गया था। और जैसे ही रुद्रचंद को मालूम चला तो उसने भी इनको जो है भगाया। जब भगाया तो आपस में उनके सैनिक यानी कि रुद्रचंद, चंद्रवंश के सैनिक और
जो मुगल काल के जो सैनिक थे, तो दुर्भाग्य से उनका भी आमना सामना हो गया और दोनों में जो है लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो अब ये मालूम चला अकबर को जब मालूम चला तो उसने ये जो है सूचना भेजी कि भैया कौन है वो शासक, वहां पे कुमाऊं में कौन शासक है, उसको यहाँ बुलाया जाए। ठीक है। तो रुद्रचंद जो है गया था मिलने के लिए। तो इसीलिए जब रुद्रचंद मिलते हुए आया ना, तो आगे उसने इस तराई के क्षेत्र में एक नगर की स्थापना की। मतलब नगर का मतलब यह है कि उसने एक यहाँ पे सैनिक टुकड़ी को रखा। उस सैनिक जो है टुकड़ी के परिवारों को रखा कि यहाँ से कोई अगर घुसता है हमारे ऊपर अल्मोड़ा राजधानी में, तो यहीं पे उसको खत्म कर दिया जाएगा, यहीं पे आक्रमण होगा। ठीक है। इसलिए रुद्रपुर नगर की स्थापना सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुई थी उस समय। अब तो ये पूरा भूभाग सूख गया है, पहले बिल्कुल दलदला था। पानी, कीड़े मकोड़े, ऐसे ऐसे ये कीड़े मकोड़े थे कि अगर जिसने किसी को काट दिया तो बहुत सारे सैनिकों को तो कीड़े मकोड़ों ने ऐसे काटा कि वो मर ही गए, इतने जहरीले थे। तो खैर, ये बाकी जो कहानी हम उस वंशावली में अच्छे से वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो पीछे अभी आज के सेशन में मैंने ये गढ़वाल शब्द, गढ़वाल की उत्पत्ति और पूरी कहानी जो महत्वपूर्ण थी आप लोगों को पीछे मैंने समझा दिया। और कुमाऊं वाली कहानी जो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे हम, तो उस कहानी को भी आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आने के बाद में इसमें जो है आदि निवासी, उत्तराखंड के आदि जो निवासी है, यहाँ से भी बहुत बड़ा सवाल आते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी इसमें पीडीएफ में दी गई है। ये आपको मैं अगले सेशन में इसको मैं ये कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही पाठ है कि आप लोग इनको देखो, रिविजन करो, और कोई दिक्कत आती है तो उसको भी आप लोग आज कंफर्म करो, क्योंकि कई बार होता है कि भूलवश किसी से भी कोई मिस्टेक हो सकती है, आपसे, मेरे से, किसी से भी। तो उसको जो है कि लास्ट तक जो है कंफर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जैसे अभी देव पंजाब वाला हुआ था तो वो क्लियर हो गया। चलिए अब इस नए पार्ट को नेक्स्ट हम लेके आते हैं। तो एक बार ये भी ध्यान रखना, जब ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी तो इस पर आप लोग जो कमेंट्स दें इसको शेयर भी करें, और यहीं से आपका रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि मैंने आपको कहा भी है कि 25 जुलाई के बाद में जितने भी टॉपिक आपके हो जाएंगे, उन टॉपिकों का आपका लाइव एमसीक्यू टेस्ट होगा, इसी ऐप में होगा। इसी ऐप में टेस्ट वाला ऑप्शन भी आपको देखो दिख रहा होगा। उस टेस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वन बाय वन सवाल जो है विजिबल होंगे, जैसे आप लोगों को पेपर में आते हैं। एक सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको टिक करना होगा, और नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल आएगा, तो उस फॉर्मेट में आपको देना होगा। जैसे आपका सबमिशन होगा उसकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी कि आपने कितने सवाल किए, कितना क्या किया, कितने राउंड किए। तो फिलहाल इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए कि मैं कौन सा सवाल इनमें से आपको दे दूं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, स्पेशली नए बच्चों के लिए जो आगामी समय में उत्तराखंड के एग्जाम देंगे, तो उनके लिए इतना ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जितनी भी एडिशनल जानकारी होती है वो मैं आप लोगों को समय समय पर देता भी रहता हूँ, कि ताकि आप लोग अपडेट करें। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट, टेक केयर। ये बाजपुर वाला, हाँ, ये कमल जी ने कहा है ना कि बाजपुर, तो बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर की स्थापना की थी, वो मैंने अभी यहाँ पे बताया नहीं, बहुत लंबा सेशन हो जाता। तो बाकी सारी जानकारी आपको जो है चंदू वंशावली और बाकी पमा वंशावली में दे दी जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, तो अगले पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे कुमाऊं से। गुड नाइट, टेक केयर।